गुड इवनिंग। आज की पहली खबर, चेस्टर एलन पोग की हत्या साउथ डकोटा के इतिहास में सबसे बड़े अपराधों में से एक है। मेरे बेटे को इतनी जल्दी मुझसे छीन लिया गया। मैं उसकी शादी और अपने पोते और पोतियों के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। चेस्टर एलन पोग अपने आखिरी पलों में उन लोगों से मौत की भीख मांग रहा था, लेकिन उसे इतना दर्द दिया गया कि इस केस को साउथ डेकोटा में अब तक का सबसे दर्दनाक और दरिंदगी भरा केस माना जाता है। जिसने भी चेस्टर के आखिरी पलों के बारे में सुना, उन सबका रूह कांप गया। उन्होंने उसके सिर को फुटबॉल की तरह यूज किया, उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीने के लिए मजबूर किया, और उन 4 घंटों की दर्दनाक खूनी खेल के दौरान वो लोग लगातार हंस रहे थे। चेस्टर एलन पोग की हत्या साउथ डेकोटा में सबसे भयानक अपराधों में से एक है। वो तो बस कुछ दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसके साथ विश्वासघात किया गया। उसके कपड़े उतार लिए गए और साउथ डेकोटा की कड़कती सर्दियों में उसे जानवरों की तरह टॉर्चर किया गया। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। आज का केस एक बहुत दर्दनाक केस है और मेरे द्वारा कवर किए अब तक के सबसे घिनौने केसेस में से एक है। और इस केस को पूरी तरह सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे आसपास ही इंसानों के भेष में शैतान मौजूद है। इनफैक्ट चेस्टर के हत्यारों को शैतान कहना भी शायद कम ही होगा। लेकिन मैं आज की कहानी में कुछ सेंसर करने वाला नहीं हूँ। आपको उसके एक एक पलों को पूरे गहराई से डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि चेस्टर को आखिरी पलों में क्या क्या सहना पड़ा था और उसके हत्यारों को क्या सजा मिली। आज मैं चेस्टर एलन पोग के दर्दनाक केस का फाइल खोलूंगा। ये कहानी नॉर्टन कैंसस के एक ऐसे फार्म से शुरू होती है जो 100 सालों से भी पहले से पोग फैमिली का है। 1980 में अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे पर डेविड और डोटी पोग के घर एक नए सदस्य का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया चेस्टर। चेस्टर के माता पिता को क्लासिक वेस्टर्न फिल्मों में से चेस्टर नाम का कैरेक्टर बहुत पसंद था और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भी उस कैरेक्टर के ऊपर रख दिया। 2 साल बाद चेस्टर की छोटी बहन समांथा का भी जन्म होता है। डेविड और डोटी समांथा के आने के बाद बहुत खुश थे और उनको लगा कि अब उनका फैमिली कंप्लीट हो चुका है। नॉर्टन एक छोटा सा ग्रामीण समुदाय है जिसमें लगभग 2500 लोग रहते हैं और पोग परिवार का फार्म बहुत बड़ा और शहर से काफी दूर था, इसलिए उनका फैमिली ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बिताता था। वो चाहे खेती करना हो, मवेशियों की देखभाल करना, एक साथ चर्च जाना या फिर साउथ डेकोटा के खूबसूरत पहाड़ियों में पिकनिक मनाना। वो परिवार एक प्यारा सा हमेशा साथ रहने वाला परिवार था। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन चेस्टर और समांथा के पास काफी दोस्त नहीं थे। ऐसा नहीं है कि चेस्टर को नए दोस्त बनाने का मन नहीं था, बल्कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो स्कूल के बाकी लड़कों के साथ घुल मिल सके और उनसे दोस्ती कर सके। लेकिन उसके छोटे हाइट की वजह से बाकी लड़के उसका मजाक उड़ाते थे और उसको टीम के लास्ट ऑप्शन में ही रखते थे। उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। 1994 में जब वो 14 साल का हुआ तो उनका परिवार साउथ डेकोटा में करीब 700 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में रैपिड सिटी में जाके बस गया। वैसे तो यह फैसला उन्होंने डेविड के सीरियस एस्थमा प्रॉब्लम के कारण लिया था, लेकिन उनका नॉर्टन छोड़ना इस उम्मीद से भी था कि नई जगह शिफ्ट होकर डेविड और डोटी अपने बिगड़ते रिश्ते को बचाने के लिए नई शुरुआत कर सके। लेकिन 1996 में लेबर डे के वीकेंड में डोटी ने तलाक के लिए अर्जी दायर कर दी और इसके ठीक 4 दिन बाद डेविड ने खुदकुशी कर लिया। डेविड के खुदकुशी ने उन दोनों बच्चों को अंदर से तोड़ दिया, स्पेशली चेस्टर को। वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। डोटी अपने बच्चों के साथ वापस नॉर्टन चली गई, जहां वे अपने दादा दादी के आसपास रह सकते थे। अब तक चेस्टर का कद भी काफी लंबा चौड़ा हो चुका था। वो करीब 6 फुट लंबा हो चुका था, पर बाकी लड़के अब भी उसे चिढ़ाते थे और इस बार उसकी लंबाई और पिता की खुदकुशी उसका रीजन था। मुझे ये यकीन नहीं होता कि बच्चे भी इतने क्रूएल और इनसेंसिटिव हो सकते हैं। चेस्टर सिर्फ अपने आसपास के सोसाइटी और दोस्तों में फिट होना चाहता था। उसने लोगों को उसके मिडिल नेम एलन से बुलाने को कहा, क्योंकि उसको लगता था कि चेस्टर नाम बहुत यूनिक है और उसे दूसरों से अलग करता है, जो उसे पसंद नहीं था। इन सब के बावजूद चेस्टर एक इंटेलिजेंट बच्चा था जो पढ़ाई में बाकी बच्चों से काफी आगे था और मैथमेटिक्स के साथ साथ कारपेंटरी में भी बहुत अच्छा था।
लेकिन उसका असली इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में था। इनफैक्ट उसने इसे अपना कैरियर बनाने का भी फैसला कर लिया था और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने नॉर्थ वेस्ट कैंसस टेक्निकल स्कूल में एडमिशन ले लिया। अपने बेटे के कॉलेज जाने के बाद डॉटी ने फैसला किया कि ये एक और नई शुरुआत का समय है और एक शांत और सिंपल लाइफ के लिए वो और समांथा साउथ डेकोटा के स्पेयरफिश शहर में बसने चले गए। दिसंबर 1999 तक चेस्टर को कॉलेज में 2 साल पूरे हो गए और उसने अपना डेनवर का इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर लिया। वो अब 19 साल का हो गया था और उसकी डिग्री खत्म होने में सिर्फ कुछ महीने ही बाकी थे। इसी दौरान उसने कुछ दिन अपने फैमिली के साथ बिताने के लिए छुट्टी ले लिया और स्पेयरफिश चला आया अपनी माँ और बहन के पास। चेस्टर के आने से डॉटी बहुत खुश थी। अगले कुछ महीनों में चेस्टर अपने माँ और बहन के साथ बहुत घुल मिल गया। वो तीनों खुशी खुशी एक साथ समय बिता रहे थे। वक्त गुजरता है और 2000 का मार्च का महीना आ जाता है। साउथ डेकोटा में कड़ाके की सर्दी थी और स्पेशली स्पेयरफिश की ठंड बाकी जगहों के मुकाबले बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इनफैक्ट इस शहर के नाम सबसे ज्यादा टेम्परेचर चेंज का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जो कि जनवरी 1922 की एक सुबह की थी, जब तापमान इतनी तेजी से नीचे गिर गया कि उसकी वजह से खिड़कियां तक टूट गई थी और कार की विंडशील्ड मिनटों में बर्फ की तरह जम गई थी। एनीवेज, ये महीना एक लंबी सर्दी का आखिरी महीना था और डॉटी ने समांथा के साथ फ्लोरिडा में कुछ गर्मियों के दिन बिताने का फैसला किया। चेस्टर घर की देखरेख करने के लिए घर पर ही रुक गया। एक सप्ताह बाद वापस अपने घर स्पेयरफिश पहुंचने के बाद डॉटी ने देखा कि चेस्टर की कार घर पर नहीं थी। घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर के अंदर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। घर से काफी चीजें गायब थी, लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि चेस्टर का कोई सुराग नहीं था, वो भी गायब था। फौरन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। दिन हफ्तों में बदल गए और देखते देखते 6 हफ्ते बीत गए और परेशान डॉटी को अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो हर रात पुलिस के फोन का इंतजार करती रही, लेकिन 6 सप्ताह बाद अचानक एक दिन उनको पुलिस का फोन आया और ये बताया गया कि उन्हें चेस्टर की कार मिल गई है। उसकी कार वहां से करीब 1600 किलोमीटर दूर टेक्सास में लावारिस पड़ी मिली थी, लेकिन उनका बेटा अभी भी नहीं मिला था और डॉटी चेस्टर की कार को रिसीव करने के लिए टेक्सास की ओर निकल गई। चेस्टर की कार लेके जब वो घर वापस लौट रही थी तो उन्हें वो खबर मिली जिसका उन्हें डर तो था पर कभी सुनना नहीं चाहती थी। उनका बेटा मर चुका था। चेस्टर का शव घर से कुछ मील की दूरी पर एक दूरदराज के जंगली इलाके हिगिंस घाटी में पाया गया था। समांथा उस समय घर पर अकेली थी और केवल 17 साल की उम्र में उसे ही परिवार के बाकी लोगों को ये खबर बतानी पड़ी। 22 अप्रैल को एक महिला जिसकी उस घाटी के पास जमीन थी, उनको वहां एक संकरी खाड़ी यानी शैलो क्रीक में मुंह के बल तैरता हुआ एक लाश दिखाई दिया था। उस लाश में उसके मोजे, जूते और एक बनियान के सिवाय कुछ भी नहीं था। एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने उस लाश की पहचान कर ली थी और वो चेस्टर का लाश था, लेकिन उसकी चोटें ऐसी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके शरीर का मुश्किल से ही कोई हिस्सा था जिस पर चोट या गहरा खरोंच का निशान न हो। उसके कान पूरी तरह कटे हुए थे। अनगिनत भयानक चाकुओं के घाव थे, जिनमें से एक ने गले की नस को लगभग काट दिया था और एक जो उसकी खोपड़ी से होकर ब्रेन में घुसा हुआ था। उसकी खोपड़ी का एक बड़ा हिस्सा गायब था और उसकी खोपड़ी पर मकड़ी के जाले के समान एक गहरा फ्रैक्चर था जो कम से कम 5 इंच चौड़ा था। चेस्टर की मौत का कारण चाकू के घाव और किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से किया गया वार था। उसकी चोटें इतनी भयानक थी कि उसकी मां डॉटी को सलाह दी गई कि वो खुद चेस्टर की पहचान न करे। बाद में जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा, मेरे पिता एक फायरमैन थे। मुझे उनके चेहरे का एक्सप्रेशन अब भी याद है जब कभी वो किसी बुरी तरह जले लाश का सामना करके घर लौटते थे, और इस बार मुझे उन लोगों के चेहरे में वही एक्सप्रेशन दिखाई दिया जिन्होंने उसका ऑटोप्सी किया था। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं चेस्टर के शव या उसके फोटो को नहीं देखूंगी। आमतौर पर जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो उनके जाने से पहले आखिरी बार उनको देख सकते हैं, पर हमें चेस्टर को आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिला। पूरे 6 सप्ताह तक हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मर गया है या जिंदा है, और आखिरकार जब पता चला तो हम उसे एक बार देख भी नहीं सकते थे, मानो वो अचानक इस दुनिया से गायब हो गया। यह तो कंफर्म था कि यह कोई हाइकिंग एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक हत्या था। ऐसा केस जैसा कि स्पेयरफिश के पुलिस डिपार्टमेंट ने पहले कभी नहीं देखा था और उनके पास कोई सुराग नहीं था। 3 दिन और बीत गए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि एक 19 साल के लड़के के साथ ऐसा किसने किया था।
25 अप्रैल को पुलिस को एक फोन कॉल आता है और इस कॉल से इस केस में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। डैनी बर्कहार्ट नाम का एक व्यक्ति ये बताता है कि उसके एक दोस्त डैरिल हैडली ने उसे बताया था कि वो उस व्यक्ति की मौत में शामिल था जिसकी लाश हिंगिस गर्ल्स में पाया गया था। उसने उन्हें डैरिल के ठिकाने के बारे में भी बताया, जो उस समय डेडवुड गर्ल्स के एक होटल में कुछ काम कर रहा था। पुलिस ने फौरन डैरिल को पकड़ने के लिए प्लान बनाया और बर्कहार्ट को खुफिया माइक के साथ डैरिल से मिलने भेजा गया। पुलिस बाहर उन दोनों की बातचीत ध्यान से सुनती है और कुछ ही समय में डैरिल ने चेस्टर के हत्या से जुड़े बहुत सी बातें बतानी शुरू कर दी। उसकी बातों से यह क्लियर हो गया कि उसका चेस्टर की हत्या में हाथ है और डैरिल हैडली को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे लॉरेंस काउंटी शेरिफ के ऑफिस में लाया गया और काफी समय तक खामोश रहने के बाद उसने सब कुछ उगल दिया। उसने कबूल किया कि वो चेस्टर के कत्ल में शामिल था और उसके साथ और दोस्त भी थे, एलाइजा पेज और ब्राइली पाइपर। लेकिन उन दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने से पहले ही वो दोनों शहर छोड़कर भाग चुके थे। हालांकि 3 दिन बाद एलाइजा पेज को टेक्सास में लोकेट कर लिया गया, जहां चेस्टर की कार मिली थी, और कुछ दिनों बाद ही ब्राइली पाइपर को भी उसके होम टाउन अलास्का में ढूंढ लिया गया। उन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन्हें फर्स्ट डिग्री हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और लॉरेंस काउंटी की जेल में डाल दिया गया। तीनों ने हत्या की घटनाओं का डिटेल्स देते हुए चौंकाने वाले बयान दिए। उन्होंने सिर्फ चेस्टर की हत्या नहीं की थी, उन्होंने उसे बुरी तरह तड़पाया था। उसे काफी लंबे समय तक ऐसे भयानक यातनाएं दी गई जैसा इन्वेस्टिगेटर्स ने आज तक के उनके केसेस में सामना नहीं किया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आखिर कौन थे ये इंसान के रूप में शैतान? उन सब में एक चीज कॉमन थी, उनका परवरिश। एलाइजा पेज जो सिर्फ 18 साल का था, उन तीनों में सबसे छोटा था। मूल रूप से फ्लोरिडा का रहने वाला एलाइजा गंदगी में पला बड़ा था, जो आमतौर पर पुराने लावारिस पड़े बिल्डिंग्स में ही रहता था, जिनमें ना पानी की सुविधा होती ना ही इलेक्ट्रिसिटी। 2 साल की नाजुक उम्र से ही उसकी माँ ने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसकी माँ उसे ड्रग्स के लिए ऐसे लोगों के पास छोड़ देती थी जो उसको सेक्सुअली मोलेस्ट करते थे। जब एलाइजा छोटा था तो उसके सौतेले पिता ने एक बार उसे ह्यूमन शील्ड यानी ढाल के रूप में भी इस्तेमाल किया था, जब एक आदमी ने गुस्से में उसके सौतेले पिता के ऊपर हमला कर दिया था। शायद ये काफी होगा आपके लिए जानने के लिए कि उसके अपने माता पिता के साथ कैसा रिश्ता रहा होगा। आखिरकार उसे एक दंपति ने गोद ले लिया और वो स्पीयरफिश आ गया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता गया। वो बेहद एग्रेसिव, गुस्सेदार और इमोशनलेस हो गया था। वो आए दिन किसी न किसी अपराध में जेल जाता रहता और अब उसका खुद को सुधार पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। ब्राइली वेन पाइपर 19 साल का था, जो एंकरेज अलास्का में पला बड़ा है। वो जब बहुत छोटा था तो उसने एक बार अपने पेरेंट्स के बेडरूम को ही आग लगा दिया था। वो कम उम्र से ही एक आपराधिक मानसिकता वाला लड़का था, जो महज 13 साल की उम्र में ही एक महिला पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उस पर एक बार अपने क्लासमेट को चाकू दिखाकर लूटने का भी आरोप था। इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि कुछ हद तक ब्राइली उन तीनों लड़कों का सरगना है, यानी रिंग लीडर है। और आखिर में 20 साल का डैरिल हैडली, जो व्योमिंग का रहने वाला है। एलाइजा की तरह ही उसकी माँ के मेल फ्रेंड्स ने भी उसका शारीरिक, भावनात्मक और यौन शोषण किया था। उसने एक बार एक टीनेज लड़की का गला काट दिया था। हालांकि यह केस अनरिपोर्टेड है। चेस्टर की हत्या के समय डैरिल की 1 साल की बेटी थी। मेरा आपको उनके बारे में बताने का मकसद उनके लिए सिंपैथी जाहिर करना बिल्कुल भी नहीं है। कई लोगों के बचपन काफी तकलीफ भरे होते हैं, लेकिन वो किसी को इतनी बुरी तरह यातनाएं देकर मारने का कभी नहीं सोचते। मेरा मकसद सिर्फ आपको इस केस के फैक्ट्स को बताना है। मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं वो सुनना शायद आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उन तीनों के कबूलनामे ने इस हत्या के एक एक पल को सारी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। 12 मार्च 2000 रात के करीब 8 बजे वो चारों चेस्टर के घर पर वीडियो गेम खेल रहे थे। वो लोग करीब 1 महीने से एक साथ हैंग आउट कर रहे थे। जब चेस्टर की माँ और बहन फ्लोरिडा में छुट्टियां बिताने निकल गए तो ये उन सब के लिए एक बढ़िया मौका था एक साथ चेस्टर के घर पर मस्ती करने का। शाम को एलाइजा चेस्टर के घर के बाहर उसके प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से देखने के लिए चारों ओर घूम रहा था। उसने डॉटी के बेडरूम की भी जांच की। थोड़ी देर बाद वो ब्राइली के पास आया और दोनों मिलकर उस घर से कुछ कीमती सामान चुराने की बात करते हैं, लेकिन वो कोई सबूत या गवाह नहीं छोड़ सकते थे, खासकर ऐसा गवाह जो उसी घर पर रहता हो। लालच में अंधा होकर दोनों ने ठान लिया था कि वो वहां किसी भी हालत में चोरी करेंगे।
कुछ समय बाद उन तीनों ने चेस्टर को अपने घर चलने के लिए मना लिया, जहां वो तीनों साथ ही रहते थे। वो सभी चेस्टर के 1997 शेवरोलेट ब्लेजर में बैठकर उनके ठिकाने पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनके घर के अंदर गया, एलाइजा एक 22 कैलिबर पिस्टल निकालता है, जिसे चेस्टर ने देखते ही पहचान लिया कि ये उसकी माँ की थी, जिसे एलाइजा ने उसकी माँ के अलमारी से चुराया था। उसे फर्श पर लेट जाने को बोला गया। चेस्टर फर्श पर लेटकर उनसे पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जवाब में ब्रायली ने उसके चेहरे पर इतनी जोर से लात मारी कि उसका एक दांत आधा टूट गया और चेस्टर वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को स्पीकर के केबल से एक चेयर पर बंधा हुआ बैठा पाया। ब्रायली चेस्टर के पैरों के ऊपर स्पाइडर रेंच रखकर खड़ा था और उसके पैरों को बुरी तरह कुचल रहा था ताकि वो भाग ना पाए। उन्होंने उसे जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। फिर एलाइजा ने एक बियर की बोतल को जबरदस्ती उसके दांतों के बीच घुसा के उसके मुंह में डालना शुरू किया, पर उस बोतल के अंदर सिर्फ बियर नहीं था, बल्कि उन लोगों ने उसमें दवाइयां और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रखा था। उन्हें यकीन था कि इससे चेस्टर बच नहीं पाएगा। जैसे ही एसिड उसके अंदर गया, चेस्टर दर्द से चिल्ला उठा क्योंकि एसिड ने उसके गले और पेट को जला दिया था। उसने फिर से अपने उन दोस्तों से पूछा कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन जवाब में एलाइजा ने उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच जमा दिया और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए चिल्लाया। जब चेस्टर चेयर पर बैठा दर्द से करा रहा था तो उन तीनों ने उसी के सामने उसे खत्म करने के तरीकों के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। एक ने कहा कि उसे पास के पहाड़ से नीचे फेंक देना चाहिए, तो दूसरा बोला कि उन्हें उसे फायर एक्सटिंग्विशर से मार मार कर खत्म कर देना चाहिए, और तीसरे ने कहा कि उसे खत्म करने का सबसे आसान तरीका उसका गला काटना होगा। चेस्टर रो रो कर उनसे उसे छोड़ने की गुहार लगाता रहा। उसने उनसे विनती की और गिड़गिड़ाया कि वो उन्हें सब कुछ देने को तैयार है, और साथ ही उसने बोला कि वो किसी को इस घटना के बारे में कभी कुछ नहीं बताएगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि वो लोग उसके सामने ही चाकू निकालकर धार करने लगे और चेस्टर लाचार होकर उन सबको देख रहा था। पर उन्होंने अपना प्लान बदल दिया क्योंकि वहां वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने उसे जंगल में मारने का फैसला किया, जहां उसकी लाश किसी को नहीं मिलती। इसी दौरान एलाइजा ने चेस्टर का एटीएम कार्ड ले लिया और उससे पिन मांगा, जो कि चेस्टर ने बिना देरी किए उसे दे दिया। फिर उसे उसकी ही कार की बैक सीट पर बैठा दिया गया और बोला गया कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो लोग उसे मार डालेंगे। ब्रायली ने कार को ड्राइव किया और हिंगिस गल्च की ओर निकल पड़ा, जो स्पेयरफिश से 20 मिनट साउथ वेस्ट में एक सुंदर जंगली इलाका है। जब वो लोग वहां पहुंचे तो तीनों ने चेस्टर को उसकी कार से बाहर खींच लिया और 12 इंच गहरी बर्फ में फेंक दिया। उन्होंने उसका वॉलेट छीन लिया और उस भयानक ठंड में उसको अपने सारे कपड़े उतारने पर मजबूर किया। वो सिर्फ जूते और बनियान पहने हुए था। उस रात वहां का तापमान सिर्फ 25 डिग्री फ़ारेनहाइट या -3.9 सेल्सियस था। ये जमा देने वाला ठंड था। तीनों ने कार का म्यूजिक ऑन किया ताकि वो चेस्टर की हत्या करते समय पार्टी कर सके। तीनों ने उसे पीट पीट कर वहां बर्फ में पटक दिया और उसके शरीर को बर्फ के अंदर दबाकर काफी देर तक उसका मजा लेते रहे। फिर तीनों ने चेस्टर को फ्रॉग मार्च कराकर कार से करीब 50 फीट की दूरी एक ढलान से नीचे बर्फीले नाले के पास ले गए। वहां ब्रायली और एलाइजा ने चेस्टर के नंगे शरीर पर बुरी तरह लातों से मारना शुरू किया। उन दोनों ने बूट पहने हुए थे। वो दोनों चेस्टर के सिर को फुटबॉल की तरह किक मारते रहे और इतनी बुरी तरह मारा कि उसके दोनों कान उनके बूट के किक से कट कर गिर गए और उसकी खोपड़ी से पोस्टकार्ड के साइज का स्किन बाहर निकल आया। इस दौरान एलाइजा गुस्से में वहां ये चिल्ला रहा था कि चेस्टर को मारते मारते उसके पैरों में दर्द हो गया। उन तीनों ने पूरे 3 घंटे उसे तड़पा तड़पा कर मारा और गाली देते रहे। वो असहनीय दर्द से रो रहा था और उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन उन शैतानों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने उसके दर्द का जोक बनाया और हंसते रहे। इसी दौरान जब कुछ देर के लिए वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे तो चेस्टर ने अपना सारा ताकत लगाकर अंधेरे में भागने की कोशिश की, लेकिन उसका चश्मा कहीं गिर गया था और वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। एलाइजा ने उसे पकड़ लिया और वापस उस नाले के पास ले आया, जहां फिर से उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा। उन्होंने उसे बर्फीले नाले के पानी के अंदर काफी देर तक रखा ताकि वो हाइपरथर्मिया से मर जाए, लेकिन वो दम नहीं तोड़ रहा था। उन लोगों ने उसे पत्थरों से भी मारा, पर तब भी वो उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाए। चेस्टर में काफी हिम्मत बची थी और वो पानी के अंदर इतनी ठंड को भी सह रहा था, लेकिन आखिरकार उसने उन तीनों से विनती की कि वो ठंड में ठिठुर कर मरने की बजाय गर्मी में खून बहाकर मरना पसंद करेगा। ब्रायली ने उसकी आखिरी इच्छा मान ली, पर उसे बोला कि वो पहले अपने शरीर से खून को साफ कर ले।
जब चेस्टर ने उस बर्फीली खाड़ी के पानी से खुद को साफ किया तो वो दर्द से सिसकने लगा। वो अपनी कार की ओर, जो वहां से करीब 50 फीट की दूरी पर था, रेंगने लगा। लेकिन उन तीनों हैवानों के लिए ये तो सिर्फ एक गेम था। वो कभी उसे कार तक पहुंचने ही नहीं देते। वो तीनों उसे रेंगता देखकर हंस रहे थे और वापस खींचकर उस नाली के पास ले आए। तीनों ने उसे पानी में डुबाकर मारने के लिए उसे उस बर्फीले नाली में खींचकर फेंका और ब्रायली सीधे चेस्टर के गले और कंधों पर खड़ा हो गया, जबकि बाकी दोनों ने उसे पानी के नीचे दबाकर रखने के लिए पकड़ रखा था। लेकिन वहां के पत्थर बहुत स्लिपरी थे और वो तीनों भी पानी से भीग रहे थे, तो उन्होंने दूसरा उपाय निकाला। अब की बार ब्रायली ने पास की एक पेड़ का शाखा उठाया और उससे चेस्टर को पानी के अंदर से कुचलकर मारने की कोशिश करने लगा। चेस्टर का पूरा शरीर अनगिनत घावों से भरा था और हर जगह से खून बह रहा था, और अब तक उसने अपनी जिंदगी की भीख मांगना भी बंद कर दिया था। वो अब बस उनसे ये विनती कर रहा था कि वो उसे मार डाले। उसकी सहने की सीमा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी और उसे सिर्फ अब मौत चाहिए था। वो बार बार दर्द से करा रहा था और उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि उसे मार डाले। ब्रायली इस बार भी उसे नहीं मार पाया तो उसने डैरिल से उसका पॉकेट नाइफ मांगा। एलाइजा ने ब्रायली से उस चाकू को ले लिया और सबसे पहले चेस्टर पर वार किया। उसने चाकू को उसके गले में इतना अंदर घोंपा जितना जा सकता था, जिससे उसके गले की नसें लगभग कट गई थी। उसके बाद उसने चाकू ब्रायली को दे दिया, जिसने चाकू को चेस्टर की खोपड़ी से होते हुए उसके ब्रेन तक घुसा दिया था। लेकिन किसी तरह अब भी चेस्टर की सांसें चल रही थी। डैरिल ने चाकू वापस ले लिया और सीधे चेस्टर के कान की छेद में डाल दिया। वो दर्द से चिल्ला उठा और उन तीनों ने फिर से उसकी पिटाई की और लगातार हंसने लगे। ब्रायली के बयान के मुताबिक वो उसके बाद कार में जाकर बैठ गया था, और इस बीच एलाइजा और डैरिल ने चेस्टर के सिर पर फुटबॉल से भी बड़े साइज के पत्थरों से वार करना शुरू कर दिया, और फिर आखिरकार चेस्टर ने दम तोड़ दिया। इस भयानक 4 घंटों के लगातार हिंसक यातनाओं और चेस्टर के मौत के बाद वो 3 हैवान चेस्टर की कार को लेकर म्यूजिक बजाते हुए वहां से निकल गए। उन्होंने चेस्टर की लाश को वहीं छोड़ दिया था, जिसका सिर पत्थरों से ढका था और शरीर बर्फीले नाले में डूबा हुआ था, जहां उसे 6 सप्ताह बाद खोजा गया था। उनके प्लान को पूरा करने के लिए तीनों हत्यारे चेस्टर के घर वापस गए। उन्होंने उसके घर से इतनी कीमती चीजें चुराया जितना उस कार में फिट हो सकता था। उन तीनों ने म्यूजिक सिस्टम, कॉइन कलेक्शन, चेस्टर का प्ले स्टेशन और भी कई कीमती चीजें चुरा लिया और वहां से निकल गए। वो रास्ते में उन चीजों को बेचकर मस्ती करते हुए रोड ट्रिप कर रहे थे। वो लोग मिसौरी में ब्रायली के बहन के घर इस उम्मीद से जाते हैं कि वो वहां कुछ दिन रुक सके, लेकिन ब्रायली के बहन ने उन्हें वहां रहने नहीं दिया। इसके बाद तीनों वापस स्पीयरफिश की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने नेब्रास्का और साउथ डकोटा में पैसे निकालने के लिए चेस्टर के एटीएम कार्ड का 6 बार इस्तेमाल किया। डैरिल के लवर ने बाद में गवाही दी कि जब वे स्पीयरफिश में वापस आए थे तो उसने उन्हें प्ले स्टेशन और वीडियो गेम्स निकालते हुए देखा था, और ब्रायली ने बड़े गर्व से उसे बताया था कि उसने चेस्टर के साथ क्या किया था। एक्चुअली उसे अपने करतूत के बारे में लोगों को बताते हुए बहुत खुशी मिलती थी। उसे खुद पर गर्व था कि उसने किसी का कत्ल किया है, जो कि उसका लंबे समय से एक सपना था। फिर तीनों ने फैसला किया कि उनका अलग हो जाना और अपने अपने रास्ते जाना ही अब सेफ रहेगा। डैरिल स्पीयरफिश में ही रहा, एलाइजा ने कार को ले लिया और टेक्सास चला गया, जबकि ब्रायली अपने होम टाउन अलास्का वापस चला गया। लॉरेंस काउंटी के शेरिफ ने कहा था कि चेस्टर का केस उनके 35 इयर्स के एक्सपीरियंस में सबसे भयानक केस है। तीनों पर सेम अपराधों का चार्ज लगाया गया: फर्स्ट डिग्री हत्या, फर्स्ट डिग्री अपहरण, फर्स्ट डिग्री डकैती, फर्स्ट डिग्री बर्गलरी और ग्रैंड थेफ्ट यानी चोरी। जब मामले के बारे में पूछताछ की गई तो तीनों उसकी हत्या में अपना इन्वॉल्वमेंट कम करने की कोशिश करने लगे। ब्रायली पाइपर और एलाइजा पेज एक दूसरे पर ही आरोप लगाने लगे। डैरिल हार्डली ने भी खुद को इनोसेंट बताया और बाकी दोनों के ऊपर इल्जाम लगाया। अगर उनका जुर्म साबित हो जाता तो उन सबको बिना पैरोल के कम से कम आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, लेकिन इस केस की क्रूरता के कारण इसमें कोई डाउट नहीं था कि प्रोसिक्यूटर्स मौत की सजा की मांग कर रहे थे। ब्रायली पाइपर और एलाइजा पेज दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और यह अपील की कि ज्यूरी उनकी सजा का फैसला करे। सबसे पहले ब्रायली पाइपर का ट्रायल हुआ। उन सब के डिस्टर्बिंग बचपन और परवरिश ने उनके केस में एक बहुत बड़े डिफेंस का काम किया।
उसके वकील ने कोर्ट में उसका मेडिकल रिपोर्ट पेश किया जिसमें बताया गया कि वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। वो बेहद एग्रेसिव, चालाक और अट्रैक्टिव आदमी था जो किसी को भी अपनी बातों से फुसलाकर अपना काम निकाल सकता था। कोर्ट में मौजूद कई लोगों ने बाद में बताया कि उसके वकील ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और उसका चेस्टर के कत्ल में हाथ होने से इनकार किया, क्योंकि जब चेस्टर को पत्थर से कुचला जा रहा था तो वो वहां नहीं था। लेकिन सभी सबूत उसके रिंग लीडर होने की ओर इशारा करते थे और इस बात को नकारा नहीं जा सकता था कि उसका चेस्टर की हत्या में बहुत बड़ा हाथ था। इनफैक्ट वो अपने दोस्तों को गर्व से अपने किए उस भयानक अपराध के बारे में भी बता रहा था। और इसीलिए 19 जनवरी 2001 को ब्रायली पाइपर को मौत की सजा सुनाई गई। उसने इस आधार पर कोर्ट में अपील की कि जब उसने अपनी शुरुआती दलील दी थी तो उसे सही सलाह नहीं दी गई थी, और सरप्राइजिंगली कोर्ट ने उसकी अपील मान ली और उसका ट्रायल जारी रहा। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को खारिज कर दिया क्योंकि सभी जज उसकी मौत की सजा से सहमत नहीं थे। उसे बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा दी गई। उसने जेल में अपने आप को एक अच्छे कैदी के रूप में बदल दिया और साथ ही कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट किया। अगस्त 2011 में सभी जज एक फैसले पर पहुंचे। ब्रायली को मौत की सजा का फैसला दिया गया। उसने फिर से अपील की और आज तक वो जेल में अपनी मौत की सजा काट रहा है। अलाइजा पेज को भी 16 फरवरी 2001 को उसी कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। उसने उसके दूसरे महीने अपील की, लेकिन उसका अपील रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरकार उसने हार मानकर अपने ऊपर लगे सभी चार्जेस को कबूल कर लिया, जिससे उसकी सजा का फैसला करने में जजेस को ब्रायली के मुकाबले बहुत कम समय लगा। 2006 में उसने जज से रिक्वेस्ट किया कि उसे जल्द ही मौत की सजा दी जाए। वो अपनी मौत का इंतजार करते करते अब थक चुका था। उसने उस समय ये चिट्ठी लिखी थी, और क्योंकि वो तीनों चेस्टर को एलन के नाम से बुलाते थे, इस चिट्ठी में उसने चेस्टर को एलन करके एड्रेस किया है। मैं ये चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूं ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले, न कि वो वर्जन जिसे सरकार और पुलिस ने आपको सुनाया है। 12 मार्च 2000 को पाइपर, डैरिल और मैं वही करने निकले थे जो हम हर रात करते थे। हम हमेशा चरस ढूंढने निकलते और उसे पीकर मस्ती करते। उस रात एलन के घर जाने का हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन हम घूमते घामते वहां पहुंच गए थे, और वहां पहुंचने के बाद ही हमने उसके घर में चोरी करने का फैसला किया। लेकिन उसे मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमारा प्लान था कि हम में से एक एलन को डिस्ट्रैक्ट करके बिजी रखेगा और बाकी दोनों घर पे चोरी करेंगे। लेकिन सब चौपट हो गया और सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया। एलन को मारने का आइडिया सिर्फ मेरा और डैरिल का था। इसमें पाइपर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम दोनों पाइपर को नहीं जाने दे सकते थे और किसी भी हालत में उसे अपने साथ शामिल करते। पाइपर को तो ये भी नहीं पता कि ये मेरा और डैरिल का आइडिया था। पाइपर को बहलाना बहुत आसान था। मैंने उससे बस इतना कहा कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे गोली मार दूंगा और साथ ही उसकी बहन को भी मार दूंगा। जो भी पाइपर को जानता है वो जानता है कि वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। यह बताया गया है कि पाइपर हम तीनों का रिंग लीडर था, पर यह सरासर झूठ है। और अगर वो मेरी बातें मानकर हमारे साथ शामिल हुआ तो वो हमारा सरगना कैसे हो सकता है। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि उसने गुनाह क्यों कबूल किया, ये सिर्फ वही बोल पाएगा। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि उसने एलन को नहीं मारा, बल्कि मैंने मारा था डैरिल की मदद से। अगर एलन की मौत के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो डैरिल और मैं हूं। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी अपील खत्म करने और मौत का सामना करने का फैसला किया है। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, मुझे लोगों को सच्चाई बताना था। मेरे पास खोने या पाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि लोग वहां उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई जाने। अलाइजा पेज। तो दोस्तों, ये था उस दर्दनाक हत्या के पीछे का असली मकसद। और ये चिट्ठी इसलिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये पुलिस द्वारा बताई गई उस कहानी के बिल्कुल ऑपोजिट है जिसमें ब्रायली पाइपर को उन तीनों को सरगना बताया गया था। शायद यही सच है। शायद अलाइजा ही उस हत्या का असली दोषी है जिसने सबको उकसाया था। आखिरकार एलाइजा ने ही चेस्टर पर बंदूक ताना था और उस पर सबसे पहले वार किया था, और जब उसने भागने की कोशिश की थी तो उसे जमीन पर गिरा दिया था। या शायद उसने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था और अपने दोस्त को बचाने के लिए सारा दोष अपने और डैरिल के ऊपर ले रहा था, खासतौर पर इसलिए क्योंकि डैरिल ने ही सबसे पहले पुलिस को अपना नाम दिया था। 11 महीने की देरी के बाद एलाइजा की मौत का दिन 11 जुलाई 2007 को निर्धारित किया गया। उसे रात के 10 बजे चेयर में बैठा के इस कमरे में लाया गया, साउथ डेकोटा का एग्जीक्यूशन चेंबर, जहां उसने कोई भी आखिरी बयान देने से मना कर दिया। उसका एग्जीक्यूशन लीथल इंजेक्शन द्वारा किया गया
और रिपोर्ट के मुताबिक उसके आखिरी पलों में एलाइजा के चेहरे पर कोई भाव या इमोशंस नहीं थे। एलाइजा पेज साउथ डिकोटा में पिछले 60 इयर्स में पहला अपराधी था जिसे मौत की सजा दी गई। वो सिर्फ 25 साल का था। एलाइजा के मौत के बाद ब्रायली पाइपर अब भी अपनी मौत के कतार में साउथ डिकोटा जेल में सजा काट रहा है। अब डैरिल हैडली की बारी थी। उसने कोर्ट में अपील की और उसका ट्रायल चला। उसके वकील ने तर्क दिया कि डैरिल को जबरदस्ती उनके साथ शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। बचाव में कोर्ट में यह दलील दी गई कि उन दोनों ने उनकी बात ना मानने पर उसको मारने की धमकी दी थी। काफी लंबी सुनवाई के बाद फाइनली ज्यूरी ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। ज्यूरी के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जांच करना शुरू किया कि क्या एलाइजा और ब्रायली की सजा सही थी, क्योंकि उन दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया था पर उन्हें मौत की सजा मिली थी, बल्कि डैरिल ने गुनाह कबूल नहीं किया और उसे उम्र कैद की सजा कैसे मिल सकता है। हालांकि सारे सबूतों और दलीलों के जांच के बाद डैरिल को इस केस में उन दोनों से कम दोषी पाया गया। ये साबित हुआ कि डैरिल सिर्फ उन दोनों का बात मान रहा था और मजबूरी में उसने उनका साथ दिया था, जिसे हत्या के प्लान के बारे में भी कुछ नहीं पता था। इतना ही नहीं, वो वाकई में पछतावा जता रहा था। लेकिन उसकी सजा 2021 में सवालों के घेरे में आ गई। कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव का प्रस्ताव किया गया, जो पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा काट रहे अपराधियों को दूसरा मौका देने का ऑप्शन देगा। यानी ये नया कानून उन्हें जेल से रिहा होने का एक रास्ता देगा। पर वो बिल कभी पास नहीं हुआ और डैरिल हैडली अब तक जेल में ही है। तो आज की कहानी बस यहीं तक। ये एक दिल को तोड़ देने वाली दर्दनाक कहानी थी। चेस्टर ने जिन लोगों को अपना दोस्त माना, उन्हीं दोस्तों ने उसको इतनी बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मार डाला, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। क्रूरता और लालच के इस दर्दनाक अपराध में 2 जवान जिंदगियां पहले ही खत्म हो चुकी है। एक मरने का इंतजार कर रहा है और दूसरा अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बिताएगा। मेरे साथ आखिर तक कहानी में बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका ये 2 सेकंड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं फिर आऊंगा अगली बार एक नया केस लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।